सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 47 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक लड़के ने जसपाल को पैगाम दिया। सर कह रहे हैं कि ज्यादा वक्त नहीं, हाई अलर्ट हो गया है। चंडीगढ़ हमारे लिए चूहेदान साबित हो सकता है अगर एहतियात ना की गई तो। ठीक है, यहाँ दो लड़कों के अलावा सब चले जाएं, गाड़ी छुपा दो। रोशनी वही जो मामूल के मुताबिक हो। रोनीत को ले जाओ, वो बहुत जख्मी है, जसपाल ने कहा। ओके, लड़के ने कहा और बाहर की तरफ चल दिया। एक नीम तारीख कमरे में जसपाल सिंह के सामने गरलीन कौर, अभीत सिंह और एक नया लड़का हरपाल सिंह बैठा था। उसने उन तीनों की तरफ देखा और बोला, हम सब जानते हैं कि ये हमारा पहला बड़ा मिशन है। पहले हमने इतने बड़े पैमाने पर कुछ नहीं किया। बज़ाहिर यही लगता है कि हरनेक को पकड़ने के बारे में कोई जानता है और उसने हरनेक को बता दिया। इसीलिए सारा प्लान पहले ही से तैयार था। क्या ख्याल है? माफ करना अभी, ये सब इशारा तुम्हारी तरफ जाता है। इस दुनिया में सब कुछ माफ किया जा सकता है लेकिन गद्दारी नहीं। क्या तुम इस बारे में कुछ कह सकते हो? हरपाल सिंह ने सर्द लहजे में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं मानता हूं कि हालात सब मेरे बारे में शक पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मर तो सकता हूं, लेकिन गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। तुम लोग मुझे जो भी सजा दो मुझे कबूल होगी, मगर मुझे एक मौका ज़रूर दिया जाए कि मैं साबित कर सकूं कि मैं गद्दार नहीं। अभीत ने पूरे एतमाद से कहा। ठीक है, वक्त नहीं, इसलिए हरनेक और कल्याण के बारे में जो फैसला करना है तुमने ही करना है। सिर्फ 20 मिनट हैं तुम्हारे पास, कल्याण को लाओ, हरपाल ने कहा। ओके, अभीत ने कहा और उठ गया। वो तीनों भी उसके साथ उठ गए। मिलगुजे अंधेरे में हरनेक सिंह फर्श पर पड़ा था, वो चारों उसके पास चले गए। आहट पाकर वो सीधा हुआ तो जसपाल ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा, नेताजी, सुकून से मेरे सवालों का जवाब दोगे या मार खा के बकवास करोगे? तुम नहीं जानते कि तुमने मौत को आवाज दे ली है। सारा चंडीगढ़ मुझे तलाश। लफज उसके मुंह ही में रह गए कि अभीत कल्याण के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसने लफज सुन लिए थे, इसलिए उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। फिर सख्त लहजे में बोला, सुन हरनीक, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब चाहिए। झूठ बोलोगे तो मौत, सच बोलोगे तो जाने देंगे। तुम भी जानते हो कि वक्त बहुत कम है। ये कहकर उसने अपना पिस्टल निकाला, सेफ्टी कैच हटाया तो उसकी आवाज से हरनेक सहम गया। बोलो, क्या पूछना है? वो बोला। संदीप अग्रवाल उर्फ संधू कहाँ है? अभीत ने पूछा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फिर कल्याण की तरफ देखकर बोला, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो तो कल्याण सिंह का दोस्त था और इसी कल्याण ने तुम्हारा पता बता दिया है। झूठ बोलते हो। ये कहकर उसने पिस्टल उसके माथे पर रख दिया तो चंद लम्हे वो तजब्जुब में रहा। फिर मुर्दा सी आवाज में बोला, मैंने उसके अगवा की डील की थी, इसीलिए कल्याण के करीब हुआ। मैंने उसे अगवा कर भी लेना था, मगर मुझसे पहले ही किसी ने उसे उठा लिया। मेरा ख्याल है वो राह वालों ने। अब तुम्हें कोई पता नहीं? अभीत ने पूछा। नहीं, वो एतमाद से बोला। हमारे बारे में तुम्हें पहले किसने बता दिया कि तुम्हें अगवा करने आएंगे? अभीत ने पूछा। वो तो कल का बताया जा रहा था कि कोई मुझे अगवा करना चाहता है। वो तो कोई और डील थी, संधू वाला मामला ही नहीं था। संधू के मामले में तुम्हारी डील किसके साथ हुई थी? जसपाल ने पूछा। गुरबाज सिंह नाम का आदमी था, उसने बहुत बड़ी रकम दी थी। संधू के गुम हो जाने के बाद से उसके साथ कोई राबता नहीं है और ना ही उसने मुझसे रकम की वापसी का मुतालबा किया है, हरनीक ने कहा। तुम चंडीगढ़ के सियासतदान हो, क्या समझते हो? हमें बेवकूफ़ बना लोगे? संधू का पता बताओ या गुरबाज सिंह का। 10 तक गिनूंगा। अभीत ने सर्द लहजे में कहा तो जसपाल ने हरपाल सिंह की तरफ देखकर गुरबाज के बारे में पूछा। इस नाम का शख्स उधर कहीं रहा है? मुमकिन है उसने नाम बदलकर या किसी दूसरी तरह उनके करीब हुआ हो, लेकिन जो भी करना है 5-10 मिनट में करके निकल जाओ। पुलिस और खुफिया पूरे शहर में फैल चुकी है, वक्त बहुत कम है। ओके, अभी मार दो गोली इसे, कल्याण को भी खत्म कर दो और चलो। नहीं, रब के लिए, मैं सच कहता हूँ, वो 5 लड़के मेरे पास हैं, मैं वो दे देता हूँ। वो चीखते हुए बोला।
कहाँ हैं वो लड़के? जसपाल ने कहा तो वो बोला, वो मेरे फार्म हाउस पर हैं, आराम से हैं। जैसे ही हरनीक ने कहा तो जसपाल को गुस्सा आ गया। उसने अभीत का पिस्टल हटाया और पूरी कुवत से घूंसा उसके मुंह पर मारते हुए कहा, बेगैरत, तूने अब तक क्या मजाक बनाया हुआ है? किस्तों में मालूमात देकर क्या करना चाहता है? यह कहकर उसने हरनेक को मारना शुरू कर दिया। उसकी अच्छी ठुकाई करने के बाद जसपाल ने अपनी पिंडली से लगा खंजर निकाला और उसकी एक रान में दबा दिया, फिर चीरते हुए बाहर निकाल लिया। इसके साथ ही हरनेक तड़पने लगा। कुछ देर तड़पते हुए घुटी हुई आवाज में बोला, रब के लिए बख्श दो, मैं सब बता देता हूँ। 1 मिनट में बता दो, ये तुम्हें आखिरी मौका है। अब गोली तेरे दिमाग के पार होगी। ये कहते हुए अभीत ने उसकी कनपटी पे पिस्टल की नाल रख दी। गरबाज का फोन नंबर बता देता हूँ, वो मुझसे 2-4 बार ही मिला है। हमारा राबता फोन पर ही था। मुझे कल्याण के जरिए संधू की हरकतों सकनात के बारे में पता चल जाता था, जो मैं गरबाज को बताता था। कल्याण को नहीं मालूम क्या हुआ संधू के साथ, इसलिए ताल्लुक रखा हुआ था कि अगर संधू के बारे में या इन 5 लड़कों के बारे में कोई पूछे तो मुझे फौरन पता चल जाए। नंबर बोलो, जसपाल ने कहा तो उसने नंबर बोल दिया। जसपाल ने कॉल मिलाई तो दूसरी जानिब उसकी तवक्को के मुताबिक फोन बंद था। हरनीक के चेहरे का रंग उड़ गया। लगता है तू अपना अंतिम संस्कार भी नहीं करवाना चाहता। मैंने तुझे ठोक दिया तो लाश ऊपर फेंक देनी है, जहां चील कव्वे तुझे खाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे फोन दो, मैं अभी लड़के जहां कहो पहुंचा देता हूं। उसने अजियत भरे लहजे में तेजी से बेचारगी के साथ कहा। मैं तेरी बात करवा देता हूँ, नंबर बोल। जसपाल ने कहा तो उसने नंबर बता दिया। जसपाल ने अपने फ़ोन से उस मखसूस जगह का फ़ोन किया, नंबर बताया। कुछ देर बाद कॉल आ गई तो उसने स्पीकर ऑन करके फ़ोन हरनेक को दे दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? सरदार जी, आप कहाँ हैं? ठीक तो हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ। अगर तुम लोग मेरी ज़िंदगी चाहते हो तो फार्म हाउस वाले वो 5 लड़के वापस उसी गुरुद्वारा साहब पहुंचा दो। जी लेकिन ये नंबर तो, दूसरी तरफ से किसी ने कहा तो जसपाल ने उसकी बात काट कर सर्द लहजे में कहा, ओए, तुम जो भी हो, अगर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो ये तेरा सर और नेता नहीं रहेगा। सिर्फ 10 मिनट हैं तेरे पास, अगर लड़के ना पहुंचाए तो। तुम कोई आसमान पर नहीं हो, अगर सरदार जी को कुछ हो गया तो हम तेरे। दूसरी तरफ से कहा गया तो हरनेक बोला, जैसा कह रहे हैं वैसा करो जल्दी। हरनेक ने कहा तो जसपाल ने कहा, साले, नंबर से हमें ट्रेस करने की कोशिश में वक्त जाया करने के बजाय काम पर लग जा। तेरे सरदार की एक टांग हमने चीर दी है, खून बह रहा है धड़ाधड़। देर करोगे तो समझ लो क्या होगा। क्या ये सच है सरदार जी? तशवीश ज़दा लहजे में पूछा गया। हाँ, सच है, हरनेक ने कहा। नहीं, अभी करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो जसपाल ने फ़ोन बंद कर दिया। कीड़ा है ना दिमाग में। अब तुम क्या कहते हो कल्याण जी? जसपाल ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा तो कल्याण सिंह बोला, मेरा कसूर तुम्हारे सामने है। तुम गुरबाज को जानते हो? अभीत ने पूछा। हाँ, मैं उसके साथ कई बार उससे मिला हूँ, लेकिन ये पता नहीं था कि वो क्यों हरनेक से मिलता है। ये आज पता चला। मुझे आप जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, उसने कहा तो जसपाल बोला, कल्याण सिंह जी, गुरबाज चाहिए या संधू का पता? मेरी फ़ोन पर बात करवाओ या मुझे जाने दो। कल शाम तक मैं उसका खोज निकाल लूँगा, अगर एतमाद करते हो तो। कल्याण ने एतमाद से कहा तो जसपाल ने हरपाल सिंह की तरफ देखा तो अभीत बोला, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इससे राब्ते में रहूँगा। कल्याण सिंह को छोड़ दें और जैसे ही लड़के वापस मिलते हैं, इस हरनेक को गोली मार दें, हम जा रहे हैं। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर जाने लगे तो हरनेक चीखने लगा, नहीं, ऐसे नहीं मारो। जसपाल रुक गया और उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे गरबाज चाहिए, दे सकते हो? हाँ मगर, वो बेचारगी से बोला तो अभीत ने पिस्टल सीधा किया और उसे डांटते हुए बोला, फिर नई बेगैरती करोगे? वो बहुत खतरनाक लोग हैं, मैंने उनके बारे में बताया तो मुझे ही नहीं मेरे सारे परिवार को मार देंगे। यहाँ तो मैं अकेला ही मरूंगा। ये मेरा वादा रहा, तुझे कुछ नहीं कहूंगा अगर गरबाज का पता दे दो तो। मैं अभी बात करता हूँ, एक दूसरे नंबर पर बात करो, हरनेक ने कराते हुए कहा। इसी तरह दोबारा कॉल मिलाई गई। राबता हुआ तो हरनेक ने कहा, गरबाज कहाँ हो तुम, मुझे बचाओ। सॉरी, अब वो तुम तक पहुंच गए हैं, अब तुझे मरना ही होगा। दूसरी तरफ से भारी आवाज में कहा गया, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं मुश्किल में। हरनेक ने कहा, तुमने भारी मुआवजा लिया है इस काम का, अब भुगतो। और हाँ, दोबारा फोन मत करना।
तेरे मरने की इत्तला मुझे हो जाएगी, उसी ने कहा और फोन बंद कर दिया। हरनेक यूं हो गया जैसे उसमें जान ही न रही हो। हरपाल, लड़के मिल जाएं तो उन्हें कहीं छोड़कर निकल जाओ। ये जगह अब साफ कर दो। गुरलीन, आओ मेरे साथ। इस हरनेक को छोड़ दिया तो अभीत ने कहना चाहा, ये अब कुछ नहीं कर सकता, और अब कोई जितना भी छुपना चाहे मुझसे नहीं बच पाएगा। आओ, जसपाल ने कहा और वहां से गुरलीन कौर को साथ लेकर निकल पड़ा। रोनीत कौर जसपाल के सामने बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी पट्टियां की हुई थीं। उसे काफी जख्म आए थे। उन 5 लड़कों के बारे में इत्तला मिल गई थी कि वो एक गुरुद्वारे में पहुंचकर महफूज हो गए थे। अब ये गुरबाज कहाँ से मिलेगा? रोनीत ने पूछा तो जसपाल मुस्कुरा दिया, फिर बोला, तुम अगर फनकार हो तो क्या हम नहीं हो सकते? वो जो कोई भी है, दिन चढ़ने से पहले मैं तेरी उससे मुलाकात करवा दूंगा। ये कैसे होगा? रोनीत कौर ने उठने की कोशिश करते हुए पूछा तो जसपाल ने उसे कांधों से पकड़कर लेटाते हुए कहा, जिस फोन नंबर से उसने बात की है वो एक ऐसी जगह महफूज हो गया है जहां से उसकी सारी हरकत का पता चल जाएगा। अब तक तो उसकी लोकेशन का पता चल गया होगा, सिर्फ तस्दीक की जा रही होगी। और जैसे ही उसके बारे में लफ्ज उसके मुंह ही में रह गए कि उसका सेल फोन बज उठा। वो यूं खामोश हो गया जैसे वो इसी कॉल का मुंतजिर था। उसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से सुनता रहा। चंद मिनटों के बाद कॉल खत्म हो गई। उसने जल्दी से फोन कानों से हटाया और इनबॉक्स में जाकर एसएमएस देखा। फिर फोन रोनीत कौर की जानिब बढ़ाकर बोला, ये देखो, उस साले गुरबाज की लोकेशन, और मुझे बताओ कि मैंने यहाँ कैसे पहुँचना है। रोनीत कौर ने एसएमएस पढ़ा और साइड टेबल पर पड़ा अपना लैपटॉप उठा लिया। कुछ देर के बाद उसके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। ये एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में पड़ता है। सेक्टर 31 में ये घर मौजूद है। इसकी मजीद तफसीलात वो बाद में बताना, पहले मैं कॉल करूं लड़कों को। अभी और इसी वक्त उसे पकड़ना होगा, प्लान बनाना है। ओके, ये कहकर उसने अपना फ़ोन उठाया और कॉल करने लगी। कुछ देर के बाद उसने कहा, वो तुम्हें सेक्टर 31 के मेडिकल चौक पर मिलेंगे। उन्हें अभीत सिंह और हरपाल सिंह ही लीड करेंगे। वहां तक तुम्हें मैं ले जाती हूँ। तुम कहाँ जाओगी? कुछ और सोचो। जसपाल ने कहा तो वो एक लम्हा सोचकर बोली, मैं अभी गुरलीन कौर को बुला लेती हूँ। ये कहकर उसने कॉल मिला दी। कुछ देर के बाद वो गुरलीन कौर के साथ सड़क पर जीप भगाए जा रहा था। रास्ते में रोनीत कौर उन्हें दस्तयाब मालूमात दे रही थी। उन सब के दरमियान में राबता था। सेक्टर 31 के चौराहे पर अभीत और हरपाल एक गाड़ी में खड़े थे। उनके आते ही वो नज़दीकी कम्युनिटी पार्क की पार्किंग में गाड़ियां लगाईं और अंदर चले गए। वो चारों एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके दरमियान एक ही सवाल था कि गुरबाज सिंह तक कैसे पहुंचा जाए और उसका प्लान क्या हो। मेरे ख्याल में एक चक्कर उसके घर का लगाया जाए, वहां सूरत हाल देखें क्या है, फिर उसी मुनासबत ही से देखेंगे कि कितने लोग चाहिए होंगे। अभीत ने कहा। इससे पहले कि वो कोई बात करते, जसपाल का सेल फोन बज उठा। वो चंद लम्हे फोन सुनता रहा। फोन बंद करके खुशगवार लहजे में बोला, देखो, जब किस्मत अच्छी हो, लेकिन अगर हम अपनी किस्मत को खराब ना कर लें। कहना क्या चाहते हो? गुरलीन कौर ने आंखें सुकेड़ते हुए पूछा। गुरबाज के जिस सेल फोन की निशानदही पर हम यहाँ पहुंचे हैं, वो इस वक्त हमारे इंतहाई करीब है, बल्कि मैं कहूँ इसी पार्क में। मुझे कहा गया है कि वो सेल फोन इस वक्त मेरे सेल फोन के बिल्कुल करीब है। मतलब गुरबाज यहीं इस पार्क में है? हरपाल ने पूछा। मैंने गुरबाज के फोन की बात की है, मुमकिन है उसका कोई नौकर हो। जसपाल ने मोहतात लहजे में कहा। अब पता नहीं वो देखने में कैसा होगा। गुरलीन कौर ने कहा तो हरपाल ने शौकी से कहा, तूने उससे शादी करनी है? फिर उसकी तरफ से पहली गोली मैं तुझे मारूंगी। गुरलीन ने हंसते हुए जवाब दिया। कल्याण से पूछ लें कि गुरबाज दिखने में कैसा है। अभीत ने मशवरा दिया। नहीं, किसी को मालूम ना हो कि हम कहाँ हैं। मैं सोचता हूँ, जसपाल ने कहा और पार्क में देखा, वहां काफी लोग थे। औरतें, मर्द और बच्चे। कई लोग खुशगपियों में लगे हुए थे, कोई खाने पीने में मसरूफ, और कुछ लोग जॉगिंग ट्रैक पर थे। यार, तुम्हें मालूम हो सकता है कि वो हमसे कितने फासले पर है? हरपाल ने पूछा। मैं पता करता हूँ, जसपाल ने कहा और फोन निकाल लिया। चंद मिनटों के बाद उसे पता चला कि वो फोन मुसलसल एक दायरे में घूम रहा है। कभी दूर हो जाता है, कभी नजदीक। वो समझ गया कि गुरबाज इस वक्त जॉगिंग कर रहा है। यही मालूमात उसने सबसे शेयर की तो वो सब ही तैयार हो गए। उन्होंने जॉगिंग करते चंद लोगों को देखा।
उन्हें एक आदमी पर शक हो गया। वो लहीम शहीम था, खासी भारा, लंबे कद का। वो क्लीन शेव था। उसने सफ़ेद टी शर्ट और नीला ट्राउज़र पहन रखा था। शक की वजह यह थी कि उससे 2 कदम पीछे 2 नौजवान भी भाग रहे थे। वो उनसे ज़रा फासले पर थे और उन्हीं की तरफ आ रहे थे। वो कुछ देर में उनके करीब से गुजर जाते। ये बिल्कुल उसके बॉडीगार्ड हैं, मैं उसे कॉल करता हूँ। फ़ोन अगर इनके पास ना निकला तो फिर इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखो। समझ गए, कॉल करो, अभीत ने कहा। तो जसपाल ने नंबर मिलाया। एक नौजवान के हाथ में पकड़ा हुआ सेल बज उठा। उनके कदम जरा से ढीले हुए। जसपाल ने फोन बंद कर दिया। वो आपस में बात करने लगे। जसपाल ने फिर कॉल मिला दी। वो उनके बिल्कुल करीब थे। भारी बदन वाला तशवीश से कह रहा था, इस फोन पर अब किसने कॉल कर दी? तब तक उसके पीछे वाले नौजवान ने फोन उसे थमा दिया। उसने कान से लगाकर कहा, हेलो, कौन? मैं जसपाल हूँ, मुझे हरनेक सिंह जी ने भेजा है। आप कहाँ हैं? मुझे आपसे फौरी मिलना है। ये कहते हुए वो उसके करीब से गुजर गया। तुम कौन हो? मैं किसी हरनेक सिंह को नहीं जानता। वो बहुत जख्मी हैं, अस्पताल में हैं। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आपको खतरा है। मैं अपने आप को खुद संभाल लूंगा। और फिर जब मैं किसी हरनेक को नहीं जानता तो मैं क्यों उसका पता करता फिरूं? ठीक है, जसपाल ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ये तस्दीक हो चुकी थी कि गुरबाज सिंह वही है। अब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो हरपाल बोला, उसे पार्किंग में घेरते हैं, वहां तक ले जाना मुश्किल हो जाएगा, लोग मुतवज्जा हो जाएंगे। खामखा पीछे पुलिस लगेगी। वहीं पार्किंग में खामोशी से अबीत ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अगले मिनट में उन्होंने प्लान तरतीब दे लिया। गुरबाज सिंह ने उसी वक्त अपनी जॉगिंग खत्म की और बाहर की जानिब चल पड़ा। उसने पार्क का गेट पार किया और पार्किंग की जानिब बढ़ा। वो अपनी कार के पास पहुंचा, उसके गार्ड उसके पीछे थे। गुरबाज ने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोला ही था कि साथ की गाड़ी की ओर से जसपाल सिंह निकला और उसकी कनपटी पर पिस्टल रखते हुए बोला, कोई हरकत मत करना वरना गोली मार दूंगा। गुरबाज एकदम से साकित हो गया। इससे पहले कि उसके गार्ड अपनी गन्नें सीधी करते, अबीत और हरपाल उन पर अपने पिस्टल तान चुके थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? गुरबाज ने खुद पर काबू रखते हुए रोबदार आवाज में कहा। हरनेक सिंह जी ने भेजा है, तुम्हें साथ लेकर जाना है, उन्हें तुमसे काम है, जसपाल ने कहा। गन्ने फेंक दो, हरपाल ने सर्द लहजे में कहा। उन्होंने गन्ने फेंकने के झुकाई देकर सीधी करनी चाही तो अभीत ने फायर कर दिया, जो एक गार्ड के लगा। उसके साथ ही हरपाल और अभीत ने जोरदार अंदाज में पिस्टल गार्ड्स के सर पर मारे। वो जमीन बोस हो गए। गुरलीन कौर आगे बढ़ी और उसने गन्ने उठा लीं। चलो, जसपाल ने उसे कॉलर से पकड़कर अपनी कार की जानिब धक्का दिया। कुछ देर के बाद वो वहां से निकलते चले गए। गुरलीन कौर ने सारी सूरत हाल रोनीत कौर को बता दी थी। आगे उसी ने बंदोबस्त करना था। उस वक्त रात का पहला पहर खत्म होने को था जब वो एक बंगला नुमा घर में जा पहुंचे। पोर्च ही में एक बंदे ने उन्हें अंदर का रास्ता दिखाया। वो गुरबाज सिंह को लेकर एक कमरे में आ गए जिसमें सामान नाम की कोई शय नहीं थी। रहनुमाई करने वाले लड़के ने कहा, ये लें जी, कमरा बंद कर लें, ये साउंड प्रूफ है। यहाँ कोई जितना भी शोर करे इसकी आवाज़ नहीं आती। जो करना है खुल कर करें। कोई शय मंगवानी हो तो ये बटन दबा दें। ये कहते हुए उसने दरवाजे के साथ लगे सुर्ख बटन की तरफ इशारा किया और बाहर की तरफ चला गया। वो गुरबाज को फर्श पर बिठा चुके थे। जसपाल ने उसकी तरफ देख कर कहा, सीधे इस स्वभाव मेरे सवालों का जवाब दोगे या तशद्दुद के बाद मुंह खोलोगे? बोलो, उसने इख्तसार से कहा। संधू कहाँ है? जसपाल ने इंतहाई संजीदगी से कहा। तो गुरबाज सिंह ने उसे यूं देखा जैसे बम फट गया हो या फिर वो किसी दूसरी ही दुनिया का बंदा दिखाई दे रहा हो। उसकी आंखें वाह हो गई थीं। कौन हो तुम? जिस कदर उसे हैरत हुई थी, जसपाल उसकी हैरानगी पर हैरत ज़दा रह गया। इस कदर शदीद रद्द अमल की उससे तवक्को नहीं थी। तुम्हें हरनेक सिंह ने भेजा? गरबाज ने पूछा तो जसपाल बोला, नहीं, मुझे उसने नहीं भेजा। फिर तुम कौन हो? उसने भवें सुकेड़ते हुए पूछा। उसके चेहरे पर अभी तक हैरत जमी हुई थी। मैं जो कोई भी हूं, तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। जसपाल ने उंगली उससे उसकी ठोड़ी उठाते हुए कहा, तुम्हें किसने बता दिया कि मैं किसी संधू को जानता हूं? अगर हरनेक ने तुझे मेरे पीछे लगाया है तो फिर तुम बहुत बड़ा धोखा खा चुके हो। कैसा धोखा गुरबाज सिंह? ये मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे इतना पता है कि मेरी हरनेक के साथ दुश्मनी चल रही है।
मुमकिन है तू किसी गुरबाज सिंह को तलाश कर रहे हो। उसने तुझे मेरी राह पर लगा दिया। मैं उसके साथ दुश्मनी की तस्दीक कर सकता हूँ। ओके, जसपाल ने कहा और अभीत की तरफ देखा तो वो हंसते हुए बोला, इस बड़वे ने कह दिया और हमने मान लिया। यार, हमारे माथे पर बेवकूफ़ लिखा हुआ है या हम किसी कॉमेडियन फिल्म में काम करते हैं। देखें, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। इस वक्त मैं बेबस हूँ। यहाँ तो मैं ऐसा कोई सबूत नहीं दे सकता कि जिससे ये जाहिर हो जाए कि मैं आप लोगों का मतलूबा बंदा नहीं हूँ। उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो अचानक जसपाल के जहन में एक ख्याल आया। वो गुरलीन कौर को लेकर कमरे से बाहर आ गया। एक तरह से तस्दीक हो सकती है कि वही गुरबाज सिंह है जिसे हम तलाश कर रहे हैं, या हरनेक सिंह ने हमें गलत ट्रैक पर डाला है। वो कैसे? वो बोली, अभी देखो। ये कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और कल्याण सिंह को फ़ोन मिला दिया। लम्हों में राब्ता हो गया तो दूसरी तरफ से वो बोला, शुक्र है रब्बा तेरा फ़ोन आ गया, मेरे पास तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था। क्या बात है कल्याण सिंह, बड़ा। जसपाल ने कहना चाहा तो उसने बात काट कर कहा, मैंने आते ही बंदे उसकी तलाश में लगा दिए थे। गरबाज आज दोपहर ही से गायब है। जिस घर में वो रहता था वो खाली है, कोई उसका बंदा नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि संधू को गायब करने वाला वही है। उसे पता चल गया है कि। अच्छा मुझे ये बता, वो देखने में कैसा है? उसका कोई हुलिया, कोई तस्वीर उसकी है तुम्हारे पास? उसने पूछा तो कल्याण ने कहा, तस्वीर तो नहीं, ऑफिस के कैमरे की रिकॉर्डिंग में वो हो सकता है। वहां से उसकी तस्वीर मिल सकती है। कल्याण ने कहा तो जसपाल को समझ भी आ गई कि उनकी भी रिकॉर्डिंग वहां होगी। वो कह रहा था, नैन नक्श तो उसके आम से हैं, कोई यही कद कोई 5.5 फुट के करीब होगा। पक्का रंग है उसका, पगड़ी बांधता है, नाक तलवार है उसकी, दरमियाना सा बदन, ना मोटा और ना पतला। केस नहीं रखे हुए उसने। जैसे जैसे कल्याण बताता रहा वैसे ही कमरे के अंदर वाले गुरबाज के बारे में उसका यकीन पुख्ता हो गया कि वो उसका मतलूबा बंदा नहीं है। यही जब उसने गुरलीन को बताया तो वो भी तशवीश से उसे देखते हुए बोली, रोनीत कौर से करें बात, मैं उन दोनों को बाहर भेजता हूँ। उन्हें सारी बात बताओ, फिर जो फैसला हो। ये कहकर जसपाल अंदर आ गया। वो कश्मकश में था। हरनीक सिंह ने उसे ऐसा जुल दिया था कि वो खुद को बेवकूफ़ समझ रहा था। वो कमरे में आया तो तीनों ने उसकी तरफ देखा। उसने दोनों को बाहर भेज दिया। क्या तुम कोई तस्दीक कर रहे हो? गुरबाज ने पूछा। अगर हो गई तो, वरना तुम्हारे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। जसपाल ने हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। देखो, तुम जो चाहे तस्दीक करो। जब तुम लोगों को इत्मीनान हो जाए तब फिर मुझे जाने देना। इस पर जसपाल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कमरे में टहलने लगा। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी तरफ से गाफिल है। कुछ ही मिनट के बाद वो तीनों अंदर आ गए। उनका चेहरा भी बुझा हुआ था। उन्हीं लम्हात में सेल फोन बज उठा। वो गुरबाज का फोन था जिसे गुरलीन कौर ने पकड़ लिया था। उसने बजता हुआ फोन जसपाल को थमा दिया। स्क्रीन पर एक तस्वीर जगमगा रही थी। उसके ऊपर लिखा था, माई लव। जसपाल की निगाहें उस तस्वीर पर टिक कर रह गईं। फोन खामोश हो गया। अगले ही लम्हे फोन दोबारा बजा तो जसपाल ने वो तस्वीर गुरबाज को दिखाते हुए पूछा, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरी बीवी की तस्वीर है, उसी का फ़ोन है। वो परेशान होगी। ओके, उसे एसएमएस कर देते हैं कि तुम मसरूफ़ हो, बाद में देखते हैं। जसपाल ने सलाह दी और एसएमएस कर दिया। फिर सर उठाकर अपने तीनों साथियों की तरफ देखकर दरवाजे के साथ लगा सुर्ख बटन दबा दिया। चंद लम्हों के अंदर एक लड़का अंदर आकर बोला, जी भाई जी, यहाँ जो लड़के हैं उनमें से दो चार को बुला लाओ। अभी आते हैं भाई जी। ये कहकर वो गायब हो गया। देखो गुरबाज, मैं तुम्हें सुबह तक का वक्त देता हूँ। तुम मान गए और मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो ठीक, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सुबह तक ये लड़के तुम्हारी अच्छी तरह सेवा करते रहेंगे। जसपाल के कहने पर तीनों ने उसे चौंक कर देखा। गरबाज के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। उसने कहा, तुम अभी तस्दीक? बकवास बंद करो। मैं समझ गया हूँ कि तू खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। तुम्हारी अकल अब ठिकाने लगेगी। लड़के अंदर आ गए थे। तभी पहला घूंसा जसपाल ने उसके मुंह पर मारा। तभी वो चार लड़के उस पर पल पड़े। तकरीबन आधे घंटे तक वो उसकी धुनाई करते रहे। वो सर से पांव तक लहूलुहान हो गया। वो बेबस हो गया था। तभी उसने कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। ओके, मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह नाश्ते पर मुलाकात होगी। मैं नाश्ता तभी करूँगा अगर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दोगे, या मैं तुझे गोली ना मार दूँ। ये कहकर उसने लड़कों की तरफ देखा और कहा, हर आधे घंटे की आराम देकर
इसकी सेवा करते रहो, मरता है तो मर जाए। मुझे मेरे सवाल का जवाब देने वाला मिल गया है। मैं जा रहा हूँ, आओ अभीत। जैसे ही उसने ये लफ्ज़ कहे गुरबाज सिंह बुरी तरह चौंक गया, फिर बोला, ठहरो, तुम अनजाने ही में सही मुझ तक पहुंच गए हो, और संधू के बारे में सवाल करना ही बड़ी बात है। मैं नहीं जानता कि तुम मुझ तक कैसे पहुंचे हो, लेकिन मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे भी दूं, फिर भी तुम संधू तक नहीं पहुंच पाओगे। इस बार उसने सुकून से कहा, जैसे वो खुद पर काबू पाकर कोई फैसला कर चुका हो। वो तीनों उसकी बात सुनकर चौंक गए, लेकिन जसपाल ने कहा, गुरबाज, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम कोई मामूली चीज नहीं हो। तुम धोखे में या फिर अपने जाम में मार खा गए हो। तुम्हारा कोई गिरोह भी हो सकता है। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें निकलने का रास्ता नहीं दिया। हिम्मत है तो जा सकते हो। तुम्हें शायद ये ख्याल भी नहीं होगा कि तुम यूं मेरे हाथ चूहे की मानिंद फंस जाओगे। बात तुम्हारी ठीक है जसपाल। ना मैं धोखे में मारा गया हूं, ना जाम में। ये तकदीर की तरफ से है। चलो फिर सुबह तक आराम करो। ये कहकर जसपाल आगे बढ़ा। उसने हाथ में पकड़ा पिस्टल का दस्ता उसके सर पर मारा। वो चकराते हुए फर्श पर जा पड़ा। ये मर गया? गुरलीन ने पूछा। नहीं, बेहोश है। और इसे इंजेक्शन दे दो, सुबह तक इसे होश ना आए। अभी थोड़ा और काम करना है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। वो तीनों भी उसके साथ बाहर आ गए। ये क्या तुमने उसे? हरपाल ने पूछा। ये अभी आधी कहानी है, ये सुबह तक पूरी होगी। तुम मेरे साथ चलो, ये अभीत और गुरलीन इसका ख्याल रखेंगे। याद रहे, इससे एक लम्हा भी गाफिल नहीं होना। ये गैंगस्टर है। इसके फाइटर होने में कोई शक नहीं। गफलत नहीं करनी। चाहो तो यहाँ कुछ सिक्योरिटी बढ़ा लो। ओके, समझ गए। अभीत ने सर हिलाते हुए कहा तो जसपाल तेजी से चल दिया। हरपाल उसके साथ था। रात का तीसरा पहर शुरू होने को था। जसपाल सिंह कार से उतरकर उसी बंगले के सामने जा रुका जहां से वो सुबह चला था। गेट पर एक चौकीदार था। जसपाल को यकीन था कि वो उसे पहचान नहीं पाएगा, इसलिए वो जाकर बोला, यार जाओ और गुरमीत को बुला कर लाओ। देखें जी, हमारी ड्यूटी इधर है। आप कौन हैं मैं नहीं जानता। ऐसा ही है तो आप उन्हें फ़ोन कर लें। हाँ, ये ठीक है, जसपाल ने कहा। फोन करने के लिए वहां से वो टहलता हुआ गेट से हट गया। उसने फोन नहीं किया। कुछ देर के बाद चौकीदार के पास जाकर बोला, देखो, वो फोन नहीं उठा रहा। मैं वापस चला जाता हूँ। सुबह बता देना कि अमर सिंह आया था दिल्ली से। अब किसी होटल में ठहरूंगा। ठीक है साहब, बता दूंगा, चौकीदार ने कहा और लोहे के गेट के अंदर चला गया। ये सारा ड्रामा उसने ये देखने के लिए किया था कि अंदर क्या सूरत हाल है। वो वहां से चलता हुआ गाड़ी तक गया और फिर अभीत को एक तरफ ले जाने का कहा। बंगले के दाएं जानिब उसने कार रोकी और उसकी चार दीवारी के पास जाकर इधर उधर देखा, और फिर अगले चंद लम्हों में वो दीवार पर था। उसने अभीत को जाने का इशारा किया। उनके दरमियान तय था कि उन्होंने क्या करना है। रात गए वहां गाड़ी खड़ी देखकर कोई भी आ सकता था। जसपाल दूसरी जानिब उतर गया। चंद मिनटों में वो बंगले के किचन वाले दरवाजे तक पहुंचा। वो बंद था। उसने तार निकाली और चंद मिनट में ताला खोल लिया। वो एहतियात के साथ अंदर अंधेरे में घुस गया। वो बेआवाज कदमों से चलता हुआ ड्राइंग रूम की सीढ़ियों तक आया, फिर चढ़ता गया। ऊपर के ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था और नेहा अग्रवाल शॉर्ट्स और धज्जी नुमा टी शर्ट पहने लेटी थी। उसकी निगाहें टीवी पर जमी हुई थीं। हाथ में गिलास था, सामने शराब की बोतल थी। वो ये सोच ही रहा था कि गुरमीत कहाँ हो सकता है कि वो एकदम से नमूदार हुआ। उसके हाथ में प्लेट थी जिसमें कुछ खाने को था। जसपाल ने इधर उधर देखा। सीढ़ियों के पास दो गमले पड़े थे। उसने एक गमला लुढ़का दिया। अंदर दोनों ही ने चौंक कर देखा। फिर गुरमीत बाहर देखने को आया। जसपाल एकदम से दीवार के साथ लग गया। गुरमीत जैसे ही बाहर आया, जसपाल ने एक जोरदार मुक्का उसकी गर्दन पर मारा। वो चकरा गया। दूसरा मुक्का उसके माथे पर मारा तो वो जमीन बोस हो गया। एक लम्हे में उसने गुरमीत की तलाशी ले डाली। उसके पास कुछ नहीं था। तभी अंदर से आवाज आई, क्या हुआ गुरमीत? जसपाल ने गुरमीत को उसके कॉलर से पकड़ा और अंदर की तरफ चला गया। नेहा अग्रवाल उसे देखकर एकदम से चौंक उठी। चंद लम्हे उसके मुंह से कुछ भी ना निकला, बस हकला कर रह गई। जसपाल, तुम और ऐसे? तुम मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा नौकर है या शोहर? जसपाल ने उसे डांटते हुए पूछा। हुआ क्या है? नेहा ने हैरत से पूछा। अभी बताता हूँ। ये कहकर उसने पिंडली से बंधा हुआ खंजर निकाला। इससे ड्राइंग रूम के पर्दों की रस्सियां काटी और उससे गुरमीत को बांध दिया। ये क्या कर रहे हो जसपाल? वो रुहासा होते हुए बोली। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे नेहा के बेडरूम में घसीट कर ले गया।
नेहा उसके पीछे ही आ गई। कुछ बोलोगे भी? ये क्या हो रहा है? हाँ, इधर आओ, मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। जसपाल ने उसका हाथ पकड़ा और बेड पर बिठा लिया। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मुझे एक ही सांस में बता दो कि संदीप अग्रवाल उर्फ संधू कहाँ है? ये तुम क्या कह रहे हो? वो इंतहाई हैरत से बोली। तो जसपाल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा, तो वो उलटकर बेड पर जा पड़ी। चंद लम्हों बाद उसने सर उठाया तो उसके होंठों से खून बह निकला था। मुझे अदाकारी नहीं चाहिए, वो सर्द लहजे में बोला। तुझे हो क्या गया है? ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने रोते हुए कहा। मैं ये मानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी अदाकार हो, लेकिन अब तुम्हारी अदाकारी नहीं चलने वाली। ये कहकर उसने नेहा का सेल फोन उठाया, जो उसकी शॉर्ट्स में से निकलकर बेड पर पड़ा था। फिर गुरबाज का सेल फोन निकाल कर नंबर मिलाए तो उसका सेल फोन बज उठा। नेहा ने उठाया और हैरत से जसपाल को देखते हुए पूछा, ये सेल तुमने कॉल मिलाई, गुरबाज कहाँ है? अब समझ गई हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस वक्त वो मेरे कब्जे में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नेहा ने कहा और यूं सर पकड़ लिया जैसे उसका सर चकरा रहा हो। उस पर जसपाल ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए कहा, मैं तुझे इस पंखे से लटका दूंगा या फिर। उसने फिक्रा अधूरा छोड़ा और खंजर निकालकर उसकी गाल पर रख कर नोक चबो दी। इस पर नेहा ने हकलाते हुए कहा, मैं सब बता देती हूँ, लेकिन ये याद रखना अगर झूठ हुआ तो एकदम नहीं मारूंगा, समझी? वो चंद लम्हे खुद पर काबू पाती रही, फिर बोली, मैं एक पैग, ठहरो मैं देता हूँ। जसपाल ने उठते हुए अभीत को कॉल मिला दी। बोतल उठाते हुए उसने कहा, ऊपर वाली मंजिल पर सब खाली, चौकीदार की तरफ से आ जाओ। ये कहकर जसपाल ने बोतल उठाई और नेहा के पास बेड पर जा बैठा। उसने बोतल पकड़कर मुंह को लगा ली। चंद घूंट लेने के बाद बोली, गरबाज से मेरी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। उन दिनों एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वो अपने दोस्त के साथ डायरेक्टर को मिलने आया था। वो सारा दिन हमारे साथ रहा। बहुत गपशप हुई। वो कोई फिल्म बनाना चाहता था। यूं उससे मुलाकातें शुरू हो गईं। ये मुलाकातें बढ़ीं और दोस्ती से भी आगे बढ़ गईं। हमने फैसला कर लिया कि हम शादी करेंगे। संधू को इसका पता नहीं था? जसपाल ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे पता ही ना चलने दिया। मैंने दरअसल सोचा ये था कि संधू ने मुझे अपनी रखेल ही रखना है। जब ये जवानी मेरा साथ छोड़ जाएगी फिर कौन पूछने वाला होगा? संधू के धंधे ही ऐसे थे, वो ना जाने कब और किस वक्त ये दुनिया ही छोड़ जाए। गुरबाज सिंह की कैनेडियन शहरियत है। शादी के बाद हमने वहीं बस जाने का फैसला कर लिया था। 6 माह पहले हमने कनाडा में शादी कर ली थी। वहां हम 1 माह रहे थे, एक फिल्म की शूटिंग के लिए। इस दौरान उसने मेरी पसंद का एक घर खरीद कर दिया, जहां हमने रहना है। मैं संधू से अलैदगी की बात करना ही चाह रही थी कि वो गायब हो गया। तो फिर अब संधू को तलाश क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या, वो मरे या जिए? जसपाल ने कहा। उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ। संधू के साथी मारे जाने लगे, खुद मुझे छुपना पड़ा। गुरबाज भी मुझे बहुत मोहतात होकर मिलता था। मैं बस यकीन करना चाहती थी कि संधू अब भी जिंदा है या